Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of May 2022. 4 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। कंटेंट आपको पता है कि हमारा सबसे अच्छा कंटेंट है और आप उसको लाइक अगर शेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भला होगा, हमारा भी भला होगा और बाकी स्टूडेंट्स का भी भला होगा। तो यू कैन डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए स्ट्रांग बनाएंगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, वाइल द ऑफिस ऑफ ए स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। स्टेटमेंट 2 है, ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से हैं। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी। आपको बताना इनमें से कौन सी रिट का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। ऑप्शंस आर ए मैंडेमस, बी क्वो वारंटो, सी हेबियस कॉर्पस, या डी सर्शियोरेरी। Question number 3 is, which of the following provisions need the consent of states for amendment in the constitution। इनमें से कौन से provisions ऐसे हैं जिनके लिए states का consent लेना पड़ेगा अगर आपको उनमें से कुछ amendment करना है तो। Options are, first is election of the president and its manner, दूसरा है powers of the parliament to amend the constitution and its procedure, तीसरा है representation of states in the parliament। तो आपको बताना है कि इनमें से किस provision में आपको states का consent लेना पड़ेगा। ये 3 सवाल है, आसान सवाल है, अगर आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको आंसर्स बताता हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से ज़रूर इसको बताइएगा कि कितने आपने सही किए। पहला सवाल जो था उसमें से तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो, ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग इज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे गलत स्टेटमेंट है, महागलत स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है ना, प्रेसिडेंट को तो देता नहीं, तो किसको देता है। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। तीसरा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, 1 and 2 दोनों सही है। आंसर विल बी बी 1 and 2। दूसरा सवाल था इसमें कि यू मे हैव द बॉडी ऑफ, तो ऑब्वियस सी बात है 24 घंटे के अंदर बॉडी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। यू मे हैव द बॉडी ऑफ इज हेबियस कॉर्पस। मैंडेमस का मतलब होता है क्या, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मैंडेटरी होता है, वी कमांड होता है, ठीक है ना। तो दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। तीसरा स्टेट क्वेश्चन था कि इनमें से किसमें कंसेंट लगेगा स्टेट्स का। तो ये तीनों ही ऐसे हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कि ऐसा कोई भी प्रोविजन जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को या फिर जहां पे भी स्टेट्स इन्वॉल्व है अगर उसको चेंज कर रहा है तो फिर उसके लिए आपको कंसेंट लेना पड़ता है। चाहे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो, इसमें भी आपको पता है स्टेट्स के मेंबर्स रहते हैं। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हो, इसके प्रोसीजर हैं, या फिर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, सब में स्टेट्स की जो कंसेंट है वो लेनी पड़ेगी। आंसर विल बी 1, 2 and 3। तो दीज आर द क्वेश्चंस प्रीलिम्स स्पेसिफिक। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाइए। आज का मेंस क्वेश्चन है जिसको आप राइटिंग प्रैक्टिस में कर सकते हैं। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। हाउ फार डू यू एग्री दैट द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस नीड प्रोटेक्शन। आपको क्या लगता है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को भी क्या प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको आप ज्यादा नहीं 150 से 200 वर्ड में लिखने की कोशिश करिए। राइट डाउन इट इन 150 to 200 वर्ड्स। थोड़ा सा मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। आपको अप्रोच समझ लीजिए। पहले आपको बेसिकली डिफाइन करना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बता दीजिए, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215। इसके बाद जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, वो बता दीजिए। फिर आपको बताना है कि क्यों जरूरी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना, पहली चीज तो ये। लेकिन एक इसमें चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा फॉर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। देखो, जुडिशरी ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ हो सकती है, जुडिशरी भी गलती कर सकती है और उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जरूरत है। तो जब आप इसमें जब फाइनल अपना कंक्लूजन लिखेंगे या बॉडी ही जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्पेस देना पड़ेगा, जुडिशरी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्पेस देना पड़ेगा, तभी एक रोबस्ट जुडिशरी बन के आएगी, है ना। जैसे हर चीज में चेक्स एंड बैलेंस है, तो इंडिया में जुडिशरी के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। बट अभी एज फार नाउ इट इज कंसर्न जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा चेक्स है नहीं, तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जुडिशरी के ऊपर भी थोड़ा चेक्स मेंटेन रहे, एंड वो चीज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। तो जैसे कंक्लूजन में लास्ट लाइन मैंने लिख के दी है कि इट वुड बी प्रूडेंट टू से दैट इट इज हाई टाइम अ बैलेंस शुड बी स्ट्रक इन फेवर ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वेयर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम्ड। तो जैसे लास्ट लाइन एंड करने वाली लाइन आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आंसर लिख करके मुझे दिखाइए, हम भी आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे। और मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा कोर्स डिवाइस कर लिया, मे बी 6 या 10 जून से वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस आपका, और उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। तो उसमें बिल्कुल आंसर लिख करके जैसा भी हो सकता है मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो एक सुपर 50 सुपर 30 टाइप का एक ग्रुप में स्टार्ट करना चाहता हूं, एंड दैट विल बी माय आइडिया। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के रिगार्डिंग। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 टोक्यो ओलंपियंस जो है उनको बैन कर दिया गया है फॉर यूजिंग द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज किया था। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर बेसिकली लैब मेड वर्जन्स ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लैब में बनाए जाते हैं। ये किसके लैब मेड वर्जन्स हैं? जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसका लैब मेड वर्जन है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका मसल मास या इन सब को इंक्रीज करने में यूज होता है। प्लस ऐसे लोग जिनको मतलब डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन से ये देता है, लेकिन उनको देता है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है, या फिर जैसे कई लोग विरिलिटी की कमी हो जाती है, तो उन सब केसेस में इनको दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपने से ये नहीं लिया जा सकता है। अपने से अगर आप इसको ले रहे हैं फॉर स्पोर्ट्स पर्पज एंड ऑल, तो वो एक तरीके से डोपिंग में आता है, एंड दैट इंक्रीजेज योर मसल मास एंड दैट इंक्रीजेज योर स्ट्रेंथ एंड ऑल। तो बेसिकली दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्पज। तो एनाबॉलिक याद रखेगा, टेस्टोस्टेरोन का जो लैब मेड वर्जन है, एंड they are normally prescribed to help the patients for gaining weight after severe illness or injury, and they are prescribed in small doses to elderly to build muscle mass and to men who have low levels of natural testosterone। तो ऐसे लोग जिनके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है उनको भी दिया जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। मतलब एक्सटर्नल एक तरीके से हार्मोन सप्लीमेंट है, ये एक्सटर्नल हार्मोन सप्लीमेंट है, ठीक है ना। इनका मिसयूज ऑब्वियस सी बात है, मसल मास को इंक्रीज करके स्पोर्ट्स में किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपियंस थे उन्होंने की थी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर बैंड फॉर लाइफ, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज है वो है नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री। याद रखिएगा NOAR, नोआर इसका नाम है, नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री। अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री को लाइव कर दिया गया है 1 मई 2022 से। तो ये क्या है नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री? ये बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है with short term open access to interstate transmission system is being managed in India, ठीक है ना। इसके द्वारा ही क्या किया जाएगा? इसके द्वारा शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस टू द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। जो इंटरस्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री के थ्रू मॉनिटर या मैनेज किया जाएगा। सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे पावर एक्सचेंज हो, चाहे नेशनल स्टेट का लोड डिस्पैच सेंटर हो, वो सभी इसमें एक्सेस रखते हैं। एंड दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो हैज अ पेमेंट गेटवे, ताकि इंटरस्टेट अगर शॉर्ट टर्म अगर एक्सेस के लिए थोड़ा पेमेंट की जरूरत होती है तो वो भी की जा सकती है। इसकी जो नोडल एजेंसी रहेगी वो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ऑपरेटेड बाय पावर सिस्टम ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। याद रखिएगा, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, वो इसको नोडल एजेंसी है। एंड ये बेसिकली फास्टर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के रूप में काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब भी जरूरत होगी तो फास्टर मार्केट के रूप में ये काम करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो थोड़ा पीछे से देखते हैं। थाउजेंड्स ज्वाइन चार धाम यात्रा। तो यहाँ पे चार धाम यात्रा के बेसिकली मैं आपको इवेंट वो जगहें बता दूं। चार धाम में सबसे पहले यमुनोत्री गंगोत्री हो गया आपका, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ हो गया। याद रखिएगा, चार धाम में मेजर कौन से हैं ये? गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चार धाम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया इज ऑफिशियल कंट्री फॉर ऑनर एट कांस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इस बार की ऑफिशियल कंट्री है ऑफ ऑनर, ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर है एट कांस फिल्म फेस्टिवल। जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसको काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा है फिल्म फेस्टिवल फॉर द
इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस बार इंडिया जो है वो ऑफिशियल कंट्री है ऑफ ऑनर, ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर। सत्यजीत रे की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है प्रतिद्वंदी, उसको यहाँ पे टेलीकास्ट किया जाएगा। प्रतिद्वंदी विल बी प्रेजेंटेड इन एन एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग एट द मूवी गाला, इसको मूवी गाला बोलते हैं। और प्रतिद्वंदी मूवी विल बी प्रेजेंटेड इन एन एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग हेयर, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एंड कांस फिल्म फेस्टिवल ऐसे फ्रेंच है, कांस इज फ्रेंच बेसिकली, है ना, ये भी याद रखेगा। इट्स कांस जो जगह है वो फ्रांस में लोकेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है उसके अंतर्गत एक प्रतिद्वंदी मूवी को रिस्टोर किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, यानी कि जो फिल्म हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का मिशन था, विच वाज स्टार्टेड बाय द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। याद रखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, ठीक है ना। और इसमें कौन सी मूवी है बेसिकली जो इसके अंदर की गई थी वो आपकी प्रतिद्वंदी मूवी थी। और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन आपको याद रखना है कि 2017 में स्टार्ट किया गया था। 2017 में नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2017 में स्टार्ट किया गया था। और इसके अंतर्गत वही वाली बात है कि मूवीज़ का प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, उनका डिजिटाइजेशन, उनका रिस्टोरेशन, उनके सिनेमैटिक हेरिटेज का, पूरी कंट्री के सिनेमैटिक हेरिटेज का रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, है ना, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है प्रतिद्वंदी मूवी इसके अंतर्गत। सत्यजीत रे की काफ़ी फेमस मूवी। उसके अलावा एक और मूवी है थांप, जिसको कि और दिखाया जाएगा। 1978 की अरविंदन के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी है, एंड दैट विल बी रिस्टोर्ड एट दिस, मतलब रिस्टोरेशन जिसका भी किया जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया स्लिप्स टू 150 प्लेस इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो याद रखिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? ये आपका निकालता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको बोलते हैं। रिपोर्टर्स, सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा वैसा कर देता हूँ, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन्होंने निकाली है 180 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक रखी है इन्होंने 150 रखी है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें याद रखना, रैंकिंग भी याद रखना, यानी कि इनका कहना है कि इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो डिटीरियरेट हुई है, लोगों को डराया जा रहा है ना, इंडिपेंडेंट मीडिया को डराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। और 150 रैंक दी है इंडिया को आउट ऑफ 180 कंट्रीज, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, इंडिया डेनमार्क टू स्ट्रेंथन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इंडिया और डेनमार्क जो है आपस में मिल करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। तो जैसे आप लिख लीजिए डेनमार्क का, इंडिया आगे डैश लगा के डेनमार्क लिखिएगा, और उसके बाद ये 3 पॉइंट जरूर डाल लीजिएगा कि अभी रिसेंटली इन्होंने कोऑपरेट करने के लिए कहा है ग्रीन हाइड्रोजन में, रिन्यूएबल एनर्जी में और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग आपको कभी भी करनी पड़ सकती है ना। मेंस आंसर राइटिंग जब आप करेंगे या मेंस आप जब देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। डेनमार्क को आप स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोल सकते हैं, है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये स्कैंडिनेविया का ही पार्ट है, आपका नॉर्वे, स्वीडन, इनके साथ ही ये बिल्कुल वहीं पे लाई करती है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसकी कैपिटल जो है कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। कुछ बेसिक फैक्ट्स तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। और इंडिया डेनमार्क ने ये भी कंफर्म किया है कि उनका कोलैबोरेशन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फील्ड में भी रहेगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फील्ड में भी ये कोऑपरेट करेंगे। और इंडिया ने डेनमार्क का एक इन्विटेशन था कि वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस को ज्वाइन करें, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस सेंटर को ज्वाइन करें, और आईकार्स जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस को ज्वाइन करें एज अ मिशन पार्टनर। और इंडिया ने उसको एक्सेप्टेंस को, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एक्वायर किया होता है। मतलब कि जैसे बैक्टीरिया है तो वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट एक्वायर कर लेगा, वायरस है तो एंटीवायरल के अगेंस्ट कर लेगा, फंजाई है तो एंटी फंगल के अगेंस्ट कर लेगा, पैरासाइट है तो एंटी पैरासाइट के अगेंस्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ये लोग एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं, चाहे एंटीबायोटिक्स हो फॉर बैक्टीरिया, एंटी फंगल हो, एंटी वायरल हो, एंटी मलेरियल्स हो, एंटी हेलमिंटिक्स हो,
तो ये इनके अगेंस्ट जब ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब मान लो आपके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो फंगस जो है वो एंटी फंगल प्रूफ है, तो उसके ऊपर कोई एंटी फंगल काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे जो बग्स होते हैं उनको सुपर बग्स कहते हैं, फिर जिनके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती ना उनको फिर सुपर बग्स हम कहते हैं, ठीक है ना। एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा एक थ्रेट माना जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे आपको कोई बुखार हुई, अब आपने चेक तो कराया नहीं कि आपको मलेरिया थी कि क्या थी कि क्या नहीं थी, आपने क्या किया कि आपने दवाई लेना शुरू कर दिया, बिना डॉक्टर की परमिशन के ही आपने दवाई लेना शुरू कर दिया, बिना डॉक्टर के बताए आपने दवाई लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे प्रोन हो जाती है, आपके ऊपर वो दवाइयाँ फिर काम नहीं करती है। इंडिया ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है रेड लाइन कैंपेन, इसको याद रखिएगा। इंडिया ने एक रेड लाइन कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन ऑनली एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जानी चाहिए, एंड ओवर द काउंटर सेल जो एंटीबायोटिक्स का होता है वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी ने मांगी कि भैया कोई एंटीबायोटिक दे दो तो इन्होंने एंटीबायोटिक पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लोकपाल टू गेट अ न्यू ऑफिस एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? नौरोजी नगर, साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। वहाँ पे लोकपाल को एक नया ऑफिस दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड लोकपाल के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बता दूं कि लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है। लोकपाल कोई एक पर्सन नहीं होता, लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसके अंतर्गत एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो होता है शुड आइदर बी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट or an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters related to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance and banking, law and management। तो ये आपको कुछ चीज़ें मैंने बता दी कि कौन व्यक्ति लोकपाल चेयरपर्सन बन सकता है। फिर 8 मेंबर्स की बात की तो हाफ जो मेंबर्स रहते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स रहते हैं, एंड मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ठीक है ना। तो SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन के 50% लोग रहेंगे, और इन्हीं 8 मेंबर्स में से आधे जो रहेंगे वो जुडिशियल मेंबर्स भी रहेंगे, ठीक है ना। एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल आइदर अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। द नॉन जुडिशियल मेंबर शुड बी एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, जैसा ऊपर मैंने बताया था वही है नॉन जुडिशियल मेंबर के लिए कंडीशन। टर्म जो होता है लोकपाल का वो 5 साल रहता है, और 70 साल उसकी मैक्सिमम एज रहती है, 5 years और 70 years विच एवर इज अर्लियर, है ना। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है ना। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है या फिर जज नॉमिनेटेड बाय हिम, एंड एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है इसके अलावा, ठीक है ना। तो ये 5 लोग रहते हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं। और सिलेक्शन कमेटी कैसे बनती है? सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स को चुनती है जो कि सर्च पैनल द्वारा, सर्च पैनल में 8 लोग रहते हैं, उन्होंने जो मेंबर्स बताए रहते हैं उनमें से फिर सेलेक्ट करती है, ठीक है ना। लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ है? तो लोकपाल देखो यहाँ पे लिखा है, कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनीवन हु इज और हैज बीन प्राइम मिनिस्टर। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशंस हो करप्शन के, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो चुका हो, या फिर मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट का हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर कोई यूनियन गवर्नमेंट का ग्रुप ABCD ऑफिसर हो। इसके अलावा कोई चेयरपर्सन मेंबर हो, कोई चेयरपर्सन हो, कोई मेंबर हो, कोई ऑफिसर हो, कोई डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड और एनी ऑटोनॉमस बॉडी आइदर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशंस अबव 10 लाख, या फिर कोई ऐसी बॉडी जिसमें कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा हो, ये सारे को लोकपाल देख सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज है, इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स पासिस द वैलिडेशन ट्रायल्स। तो इंडिजिनस आर्टिलरी गन का नाम क्या है? ATAGS, जिसका नाम क्या है? इंडिजिनस एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसको डेवलप किसने किया है? DRDO ने इसको डेवलप किया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इसको बोलते हैं, और इसमें DRDO ने प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया, और इसको बेसिकली कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट गन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, ATAGS जिसको है। और इसके अलावा ATAGS जो है 155 mm 52 कैलिबर हैवी आर्टिलरी गन है, और इसकी रेंज जो है लगभग 45 किलोमीटर्स है, रेंज ऑफ ओवर 45 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है हिट करने की। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का नाम था, तो मैंने आपको बता दूं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड कौन करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन UPSC में पूछा हुआ भी है ना, तो आपको बता दिया मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
काम क्या करती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ऑब्वियस सी बात है ये डिसाइड करती है कि क्या एक्विजिशन करना है मिनिस्ट्री के लिए, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, क्या इंडिया में क्या लाना है। 4th में याद रखिएगा कोल माइनर्स डे होता है, 4th में कोल माइनर्स डे होता है। और जो हाईएस्ट रैंक कोल होता है वो एंथ्रासाइड कहलाता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, इसको हार्ड कोल भी कहते हैं। एंथ्रासाइड याद रखिएगा हार्ड एंड ब्रिटल होता है एंड इसको हार्ड कोल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका लोएस्ट ग्रेड कोल होता है उसको ब्राउन कोल बोलते हैं, और ब्राउन कोल आपका ये कौन सा होता है, ये आपका लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट इज द लोएस्ट ग्रेड कोल। तो ये दोनों चीज़ आपको बता दी मैंने, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओपेक जो ओपेक की फाउंडिंग मेंबर्स है, इसमें थोड़ा ईयर गलत लिखा है, वैसे 1906 लिख दिया है, ओपेक 1960 में बना था। और उसके जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे ओपेक के, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला है। या ये 5 मेंबर्स याद रखिएगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ठीक है ना। तो ये 5 मेंबर्स जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अभी 13 मेंबर्स हैं, इक्वाडोर मेंबर नहीं है, कतर मेंबर नहीं है। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, इक्वाडोर मेंबर नहीं है और कतर मेंबर नहीं है, आपको बन जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, देखते हैं कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बिल असेंट अ डिले एंड द गवर्नर्स ऑप्शंस, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब कोई बिल जाता है गवर्नर के पास तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं और क्या वो कर रहा है। तो ऑथर ने यहाँ पे तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे देखो तमिलनाडु ने क्या किया था कि खुद को नीट से एक्सक्लूड करने के लिए एक बिल पास किया था, ठीक है ना। उन्होंने वो बिल भेजा गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसको रिकंसीडर करने के लिए भेजा, रिकंसीडरेशन के बाद फिर से वापस वो बिल भेज दिया गया है गवर्नर के पास। अब आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 जो है वो बताता है कि गवर्नर के पास क्या क्या चॉइसेस है। आर्टिकल 200 के अंतर्गत बताया जाता है कि बिल जब आता है तो उसके पास क्या क्या चॉइसेस रहते हैं गवर्नर के पास, ठीक है ना, ठीक है। और आर्टिकल 199 आई थिंक है कि मनी बिल का क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे नीट के केस में क्या हुआ कि गवर्नर के पास देखो क्या है, गवर्नर को 154(1) के अंतर्गत, आर्टिकल 154 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत ये दिया गया है कि जो गवर्नर है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा, बट ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दैट पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन एडवाइस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। कॉमन सेंस यही कहता है कि गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर बिल्कुल है, लेकिन वो वाया कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम है उसके अंतर्गत ही उनको एग्जीक्यूट करेगा, और एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेरी पैरामाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एड एंड एडवाइस, ठीक है। और ये चीज़ ऑलरेडी कई केसेस में, चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, उन्होंने अपने वर्ड्स में क्लियर कहा था कि जो गवर्नर है उसके पास कोई फंक्शन नहीं है अपने आप का, है ना, और उसको जितने ही फंक्शन फुलफिल करने हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस में ही करने हैं। इसी के दौरान शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस याद रखिएगा, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चाहता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो हों अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करें, ठीक है ना। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी सेम यही चीज़ कही थी कि जो इलेक्टेड बॉडी है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ही डिसीजन लिए जाने चाहिए, और उनके एड एंड एडवाइस पे उनके नाम पे गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो असेंट करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी, बट गवर्नर यहाँ पे थोड़ा सा हेवायर मूव कर रहे हैं, स्पेशली इन तमिलनाडु इस केस में। आर्टिकल 200 के अंतर्गत 4 चॉइसेस हैं गवर्नर के पास, 4 चॉइसेस आर देयर गवर्नर के पास। पहली है कि ही कैन गिव द असेंट टू द बिल और विद होल्ड द असेंट टू द बिल, ठीक है ना। सेकंड होता है कि ही में रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा होता है कि ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है ना, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो 4 हो गए ना, गिव असेंट, विद होल्ड असेंट, रिकंसिडर द रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रिकंसिडरेशन के लिए अगर एक बार उसने भेज दिया मतलब, और वहाँ पे असेंबली ने उसको पास कर दिया दोबारा से, यानी कि उसके जो अमेंडमेंट्स है उसको लिया कि नहीं लिया, वो दोबारा पास करके भेजा, तो वो विद होल्ड नहीं कर सकता असेंट को, मतलब कि असेंट को डिनाई नहीं कर सकता। हाँ,
अब देखो मैटर कहाँ फंस रहा है, मैटर यहाँ फंस रहा है कि आर्टिकल 200 के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। मतलब कि ऐसा नहीं लिखा गया है कि जब दोबारा बिल गवर्नर के पास जाए तो उसके पास फिर कितना टाइम है कि इस बिल को असेंट दे या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक्शन तो ले। बट यहाँ तमिलनाडु के केस में 2-3 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। तो ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि गवर्नर बेसिकली इस चीज से कि आर्टिकल 200 के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं दी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता है। अगर कोई भी स्टेट असेंबली कोई लॉ पास कर रही है और जल्दी जल्दी उसने 2 बार लॉ पास कर दिया है आपके रिकंसिडरेशन के बाद भेजने का, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैटर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस है। जब ऐसा मैटर है तो आप उस पर बैठ कैसे सकते हो, मतलब हाउ कैन यू सिट ऑन दैट मैटर, यू हैव टू गिव अ डिसीजन, आइदर यू गिव असेंट टू दैट बिल और यू शुड रिजर्व दैट बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आप उनमें से कोई एक्शन तो लो, बट आप कोई एक्शन ही यहाँ पे नहीं ले रहे हो, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत बिल्कुल अगर टाइमलाइन नहीं दिया है, वो ओमिट हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है उससे भाग सकें, है ना। दैट नो एक्शन इज बेसिकली नॉट एन ऑप्शन, नो एक्शन इज नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू टेक एन एक्शन, यू हैव टू आइदर सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट और यू कैन गिव असेंट टू द बिल, है ना। तो दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो ऑथर ने वही कहा कि जो गवर्नर्स हैं दे मिसयूज देयर पावर एंड इसी तरीके से लूप होल्स होते हैं जो उनका वो बेनिफिट उठाने लगते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो आर्टिकल है वो था, अभी रिसेंटली सीजेआई ने एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बात की थी, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बात की थी। ये नेशनल लेवल पे बॉडी रहेगी और इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट लेवल पे भी बॉडी रहेंगी जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ। और ये क्या करेंगे, बेसिकली ये प्लान बनाएंगे और इंप्लीमेंट करेंगे उन प्लान्स को रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ द जुडिशरी से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ये मॉनिटरिंग करेंगे और उनके बारे में करेंगे। अब अभी देखा गया कि स्टेट्स बहुत ज़्यादा इसमें खुश नहीं है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या है, स्टेट्स को पता है कि ये जो पैसा आएगा वो हाई कोर्ट्स के माध्यम से आएगा, है ना, और हाई कोर्ट्स के माध्यम से अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा उनका कोई से रहेगा नहीं, है ना। प्लस उनको ऑलरेडी उनको पता है कि जो नेशनल बॉडी रहेगी वो सेंटर थोड़ा बहुत उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन स्टेट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो ऑब्वियस बात है स्टेट्स बहुत ज़्यादा इसके लिए एंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे, है ना। और इस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो ये 60-40 के रेशियो में, कि 60 सेंटर और 40 जो है स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। बट चूंकि स्टेट्स का कोई से नहीं रहता है जुडिशरी की चीज़ों में, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। तो स्टेट्स का ये कहना है कि आप एटलीस्ट अगर आप ऐसी कोई बॉडी बनाए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए तो उसमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन जो रहे वो रहे और स्टेट्स का भी उसमें कुछ से रहे, ठीक है ना। इसके अलावा जुडिशरी की जो मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन हो, चाहे पेंडेंसी हो, वो सारे जो हैं वो कॉमन कंसर्न्स हैं और सबको मिल करके ही एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करके ही इन कंसर्न्स को दूर करना है। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू आर क्लैरिटी, सबके बारे में आपको पता चल गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।